अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए कन्फ्यूजन सवाल है उसके जवाब मैं देने वाला हूँ। बहुत तरह के सवाल पूछे गए हैं बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग कि बायोमेट्रिक होने के बाद कब तक वीज़ा इशू हो जाएगा, अगर सऊदी अरब से मान लीजिए किसी के ऊपर हुरूफ लग गया तो क्या वो डिलीट हो सकता है, हुरूफ हटा सकते हैं क्या, और कोई बैन है तो बैन हटवा सकता है क्या, उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल अराइज हो रहे हो और आपको जो है इसमें जवाब मिल जाए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला एक सवाल पिक करना चाहूँगा बिलाल खान साहब का। ये करें कि सर जी मैं यहाँ पर आकर 9 मंथ हो गया है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। मतलब ये सऊदी अरब में गए हैं, इनको 9 महीना हो गया, अभी तक इनका मेडिकल भी नहीं हुआ, और ऐसे 11 लोग हैं इनका मेडिकल नहीं हुआ अभी तक इस कंपनी में। इस केस में क्या किया जाए, इनका मतलब यही होगा पूछने का। तो देखिए 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जो ट्रायल पीरियड है, उसी पीरियड में इकामा वगैरह हर चीज़ बनना होता है, और इकामा बनने के लिए ही मेडिकल होता है सऊदी अरब में। जब मेडिकल होगा तो समझिए आपका इकामा बनने चला गया। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इस केस में 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो जो वर्कर हैं वो लीगलाइज हो जाते हैं, को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं। ये एक वहाँ पे कानून है। इसका प्रोसेस के लिए आप दूसरे स्पॉन्सर कंपनी से कांटेक्ट कर लें, आपको खुद ढूंढना होगा और दूसरी कंपनी में आप जो है तनाजुल ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर से खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर लेट कर रहा है इकामा बनाने में कंपनी वाला तो उसकी जिम्मेदारी है। वो अगर आपको बोल रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, आप काम करिए, कुछ पैसे की शॉर्टेज है हम बनवा देंगे, जो फ़ाइन है हम देंगे, ऐसा भी होता है। तो वो फ़ाइन वगैरह सब कंपनी को ही देना होता है इकामा वगैरह बनाने के लिए। तो उसमें अगर ऐसा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक भाई साहब है अली हजरतुल्लाह, ये बोल रहे हैं कि सर मैं 10 साल पहले जेल से आया था, क्या मैं जा सकता हूँ? मतलब सऊदी अरब इनको जाना है। देखिए अगर आप जेल से आए थे तो कानून उसमें ऐसा ना, अगर आपके पास आपके ऊपर कुछ ज़्यादा खतरनाक केसेस वगैरह नहीं लगे थे, नॉर्मली आए थे आप जेल से पकड़ा के, तो कुछ होता है कि 5 साल 10 साल में आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर ये होगा कि आप एक चीज़ करें, एयरपोर्ट प्रिंट का है, आपके पास इकामा नंबर होगा, इकामा कॉपी होगी, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपका एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाने के लिए, जिसको बैन पेपर बोलते हैं, तरहील पेपर बोलते हैं, मतार पेपर बोलते हैं। वो पेपर निकलवाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा आपकी एंट्री बैन है या नहीं, आप जा सकते हैं कि नहीं। अगर आप जौजात प्रिंट निकलवाएंगे तो उस पर खुरूज निहाई लिख के आता है, वो आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई इस पर तो खुरूज निहाई लिखा है, फाइनल एग्जिट हम जा सकते हैं। उससे नहीं पता चलता है कि आप बैन है कि नहीं है। एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा। क्रेजी वर्ल्ड भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई सऊदी में गुटखा और गुल वगैरह कितना लेके जा सकते हैं? भाई ऐसे बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हम कितना गुटखा गुल वगैरह सऊदी अरब लेके जा सकते हैं। जो लोग खाने वाले होते हैं, नॉर्मली खाते हैं, लगभग जो है 90-80% लोग खाते ही हैं। तो इसमें भाई आप ज़्यादा ना लेके जाएं, पकड़ लेते हैं वो लोग, फिर वो जमा हो जाता है सब चीज़ें। अगर आपको लेके जाना है अपने यूज़ के लिए, सिंगल एक आध पैकेट लेके जा सकते हैं। ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, नहीं तो फिर वो लोग उठा के वहाँ पे एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। एक यूज़र है, उनका एक कमेंट है कि बॉस देखिए नंबर पे, दुखुल नंबर पे शायद इनको जो है बोलेंगे, दुखुल नंबर पे हुरूफ लगा है, क्या हटाया जा सकता है? भाई देखिए अगर आपका हुरूफ लगा है, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो कफिल से बात करके, अगर ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा हो गया हुरूफ लगे तो फिर कोर्ट में केस जाता है, बात करके फिर आप हटा सकते हैं। अगर आप वहाँ से बाहर आ गए हैं, अपने देश वापस आ गए हैं, डिपोर्ट होके हुरूफ लगा था तो वो फिर कैंसिल नहीं हो पाता है, वो हट नहीं पाता है। इसमें आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग बोले कि भैया हमको 10,000 15,000 8,000 रियाल दे दो, हम हटवा देंगे। आप तो पैसे दे देंगे, कई लोग हटवा पाते हैं, नहीं हटवा पाते हैं, ये इलीगल होता है, गैरकानूनी तरीके से ऐसा किया जाता है। लेकिन आपने पैसा दे दिया तो समझिए आपका पैसा डूब गया, काम हुआ या नहीं हुआ, तो ये रिस्की है। एक भाई साहब ये करेंगे मेरा बायोमेट्रिक स्लिप कैसे निकालो? कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो है बायोमेट्रिक कर दिया है, और 5 दिन से बोल रहा है, अभी तक 5 दिन हो गया, अभी तक इनको नहीं मिला। भाई देखिए बायोमेट्रिक स्लिप जब बायोमेट्रिक जनरेट हो जाएगा तो कंपनी वाले नहीं करते हैं, ऑफिस वाले ही करते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन ये बायोमेट्रिक कब जनरेट होता है? जब आपका जो है मोफा हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, मोफा होना ज़रूरी है, तब ये दोनों स्लिप और बायोमेट्रिक आप जनरेट करा के जाके अपना बायोमेट्रिक कराते हैं। ये चीज़ें हैं, तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आपका पहले मोफा वगैरह हुआ है कि नहीं। किसी ऑफिस पे कंपनी वाले ने वीज़ा भेजा होगा, वो ऑफिस वाले ही आपको कांटेक्ट करके बताएंगे, बायोमेट्रिक करके निकाल के आपको दे देंगे, या आपको खुद ही बोलेंगे भाई मोफा हो गया, आप खुद निकाल लो बायोमेट्रिक। अब 5 दिन हो गया नहीं दिया तो ये भाई समझिए आपका बायोमेट्रिक का कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। हुआ रहता तो आपको लोग ज़रूर बताते। और निकालने के लिए प्रोसेस है, पासपोर्ट नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के ताशीर की साइट पे जाके आप निकाल सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं ताशीर की साइट से। एक भाई है ये कह रहे हैं कि भैया बायोमेट्रिक 15 दिन हो गया अभी तक वीज़ा नहीं लगा, कितना टाइम लगता है? बायोमेट्रिक के बाद जो टाइम लगता है वो आपको बताना चाहूँगा। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। देखिए बायोमेट्रिक होने के लिए मेडिकल होना ज़रूरी है, उसके बाद से मोफा होगा, फिर बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट होगा। फिर आप बायोमेट्रिक करा के आके पासपोर्ट वगैरह सब जमा कर देंगे ऑफिस में, वो लोग एग्रीमेंट वगैरह मंगाते हैं, उसमें टाइम जाता है 10 दिन 15 दिन।
सऊदी अरब से एग्रीमेंट आता है, वो उसके बिना पे फिर कॉन्सुलेट में सबमिट होता है, तब वीज़ा लगता है। ये नियम है, आपको मालूम है। तो वो उसमें जो है 10-15 दिन जाएगा, तो हो सकता है कि हो जाए, या फिर कई बार जो है ना मुफा बायोमेट्रिक वगैरह सब हो जाता है, वीज़ा फिर भी रेडी नहीं होता है। रेयरली, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, तो भी टाइम लगता है। लेकिन आप थोड़ा वेट कर लीजिए और अपने एजेंट से फॉलोअप में रहिए। एक भाई ये कह रहे भाई मेरा मुफा नंबर दिया ही नहीं और सऊदी कंपनी बोल रहा है कि बायोमेट्रिक करा लो, कैसे होगा भाई? बिना मुफा नंबर के बायोमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जब आप ताशीर के सेंटर पे जाएंगे, VFS सेंटर पे, तो वो लोग मुफा का पेज देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद से आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, तो उसके लिए मुफा ज़रूरी है। एक भाई कह रहे भाई वकाला कब से बनना चालू होगा? हाउस ड्राइवर वगैरह का वकाला में प्रॉब्लम आ रहा है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन वो बन रहा है वकाला, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। एक भाईजान मेरे यूज़र ने, किसी ने बताया कि भाई 1250 रियाल लगा, किसी ने बोला 1500 रियाल लगा, कोई बोलते 2000 रियाल लगा, लेकिन वकाला बन रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं भाई ऑफिस वाले वकाला बनाने के पैसे मांग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफिस वाला क्यों मांगेगा वकाला बनाने के पैसे? अगर आपका खुद का वीज़ा है तब वो तो बोलेगा कि भैया आपका वीज़ा आप बनवाओ, आप कफील को बोल के बनाओ या आप पैसा दे के बनाओ, ये चीज़ होता है। अगर ऑफिस वाले का है तो आपको नहीं बोलेगा, ऑफिस वाले की जिम्मेदारी है, कफील की जिम्मेदारी है, वो वकाला बना के देंगे। भाई का है सवाल कि सर इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू हुआ था, मतलब मैं समझ गया, इनका चीज़ यही है कि जो 4500 रुपये लग रहे हैं वो देना पड़ रहा है इलेक्ट्रीशियन का। अगर ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है सेमी स्किल्ड में जिनका जो है ये होता है तदामुल बोलते हैं, तकामुल बोलते हैं, सॉरी तकामुल करके टेस्ट होता है, SVP बोलते हैं, वो टेस्ट ज़रूरी है, उसके वो नहीं होगा तो वीज़ा ही नहीं लगेगा, अगर सेम प्रोफेशन है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इलेक्ट्रीशियन है, आपका वीज़ा जो है आमिल का लग रहा है, तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, आपका वीज़ा इलेक्ट्रीशियन का लग रहा है, तो ये टेस्ट करना पड़ेगा। 4500 रुपये लगते हैं ये टेस्ट के लिए। आपको आयशा वाले भी करते हैं और भी कई सारे हैं, हॉस्टन भी है, तो जो भी आपके ऑफिस वाले उसका अपॉइंटमेंट करके देंगे, आप वहाँ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप जाके बता सकते हैं वीज़ा प्रोफेशन ये है, मेरा टेस्ट करना है। वो लोग आपसे पैसे लेंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑनलाइन नहीं होता, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से ऑनलाइन जो है सऊदी में वो जो तदामुल वाले लोग बैठे होते हैं वो देखते हैं, कैमरे से, कैमरा लगा हुआ होता है और आपका यहाँ पे टेस्ट चालू रहता है। टेस्ट प्रैक्टिकल होगा, आपको सेंटर पे जाना ही होगा। और एक सबसे जो है ज़रूरी जो है बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे सऊदी आके 3 महीना हो गया है, मैं घर जाना चाहता हूँ, कंपनी वाला नहीं जाने दे रहा है, बोल रहा है 14,000 रियाल दोगे तो ही जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ऐसा कुछ है कि हम गवर्नमेंट से कंप्लेन करें या हम कैसे जाएँ, कंपनी मुझे जाने नहीं दे रही है। ऐसा बहुत लोगों का होता है, दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। देखिए ऐसा चीज़, अगर कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रही है, काम दूसरा है, दूसरे में लगा दिया है, तब तो आप इस केस में बोल सकते हैं, वो कंपनी की गलती है, आप अपने एजेंट को बोलिए, ऑफिस को बोलिए, वो लोग कांटेक्ट करके कैसे भी आपको निकालेंगे, तब आप उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर आपको सब चीज़ बराबर मिल रहा है, सब सही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, आप बोलते हैं उस केस में भैया हमको जाना है, कंपनी ठीक है, आपके इधर कुछ प्रॉब्लम है, आपको वापस जाना है, तो आपको पैसा वहाँ पे दे के आना पड़ेगा। बिना जो है पैसा दिए वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं। और उनके कमेंट के पीछे भाई ने एक कमेंट किया, भाई चुपचाप काम करो, इंडिया में हालात बहुत ख़राब हैं। भाई ये भी सही कह रहा है भैया, इंडिया में ऐसे ही जॉब नहीं है, हालात ख़राब है। बाहर जहाँ गए हो वहाँ मेहनत से दिल लगा के 2-3-4 महीना परेशानी होती है कि जो लोग काट लेते हैं, फिर लंबा वहाँ पे रहने लगते हैं, फिर जब हाथ में रियाल आने लगता है तो सब भूल जाते हैं कि क्या दिक्कत है, घर की भी नहीं याद आती, क्योंकि घर वालों को पैसे पहुँचते रहते हैं। तो ये चीज़ें भाई ने भी अच्छा जो है आइडिया दिया। एक भाई ने कहा है कि भाई इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करो, वहाँ जाके ट्राई करो। हाँ प्रॉब्लम है तब, नहीं तो आप एम्बेसी में भी कांटेक्ट करेंगे, जौजात में भी कांटेक्ट करेंगे, लेबर कोर्ट में भी कंप्लेन करेंगे। अगर कंपनी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, उसका सब चीज़ क्लियर है आपके लिए, आपका कोई पर्सनल इशू है इसके वजह से आप जाना चाहते हैं, तो ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे, फिर आपको बोलेंगे वही रहो, नहीं तो पैसा दे के जाओ। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपके भी कुछ सवाल रहे आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।